अब इसके नीचे लिखेंगे आप पहले, ड्यू टू these assumptions, investor will invest in a well diversified portfolio that is market portfolio। अब देखिएगा, बहुत नॉर्मली बात सोच के देखो, अगर सभी इन्वेस्टर रैशनल हैं तो बताओ क्या होगा, सभी सिक्योरिटी करेक्टली प्राइस्ड है तो क्या होगा कि आप एक बेस्ट पोर्टफोलियो बना पाओगे। क्यों? क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान हो, आपको मार्केट की पूरी नॉलेज है, जो सिक्योरिटी मार्केट में चल रही है वो सभी करेक्टली प्राइस्ड हैं। तो इसका मतलब आप एक ऐसा पोर्टफोलियो बना पाओगे जहां पर आपको सबसे बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हो गया कि आप मैक्सिमम रिटर्न एट मिनिमम लेवल ऑफ रिस्क कमा पाओगे। ठीक है? नहीं, रिस्क तो होगी, लेकिन रिस्क कौन सी होगी वो हमें समझना है। तो हम एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना पाएंगे। लिखो, इन सच पोर्टफोलियो unsystematic risk will be cancelled। cancelled and the only risk which may prevail and the only risk which may prevail in the only risk which may prevail in market is only systematic risk, which is captured by beta। which is captured by beta। अब ये क्या लिखा वो समझना। देखो, मार्केट में दो ही तरह की रिस्क प्रिवेल करती है, सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक। हालांकि इसी कैपिटल मार्केट थ्योरी में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक क्या होती है और कैसे कैलकुलेट की जाती है। बट फिर भी चूंकि मैंने यहाँ पर ये नाम लिखे हैं तो मैं आपको इनको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं।
देखिएगा, अनसिस्टमेटिक रिस्क होती है कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, और सिस्टमेटिक रिस्क होती है कंट्री स्पेसिफिक रिस्क, पूरे मार्केट की रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बात को सुनना, अगर मान लो किसी भी कंपनी में लॉक आउट हो गया या किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में स्ट्राइक हो गई, तो मुझे बताओ उस स्ट्राइक की रिस्क का इफेक्ट क्या पूरी कंट्री पर पड़ेगा या केवल और केवल उसी कंपनी पर पड़ेगा जिस कंपनी में स्ट्राइक हुई है या जिस कंपनी में लॉकआउट हुआ है। आप समझ रहे हैं, मैं एक ऐसी रिस्क की बात कर रहा हूं, मैं एक ऐसी रिस्क की बात कर रहा हूं जो रिस्क इसलिए आई क्योंकि उस कंपनी में स्ट्राइक हो गई, उस कंपनी में लॉकआउट हो गया, उस कंपनी के अगेंस्ट कोई कोर्ट केस आ गया, तो ऐसी रिस्क को हम बोलते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क, जो कि एक कंपनी की रिस्क होती है। और जानते हो, जब हर इन्वेस्टर, ध्यान से सुनना, रेशनल है और सभी सिक्योरिटीज मार्केट में करेक्टली प्राइस्ड हैं, तो कोई भी व्यक्ति ऐसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा जहां पर लॉकआउट की रिस्क हो, जहां पर आपकी स्ट्राइक की रिस्क हो। इसलिए अनसिस्टमेटिक रिस्क जीरो हो जाती है। इसीलिए हम बोल रहे हैं हम एक ऐसा वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना रहे हैं। और रीजन हमें पता है, हम इन्वेस्टर जो हैं वो सारे इन्वेस्टर रैशनल हैं। तो अगर इन्वेस्टर रैशनल है तो उसे एक बात पता है, और उसे क्या पता है कि भैया अगर इस कंपनी में स्ट्राइक होने वाली है, अगर इस कंपनी में लॉकआउट होने वाला है, तो मैं इसमें पैसा डालूंगा ही नहीं। और इस वजह से मैं कभी भी ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा जहां पर अनसिस्टमेटिक रिस्क होगी। इसलिए वो रिस्क जीरो हो जाएगी जब मैं एक फुल्ली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाऊंगा। लेकिन कंट्री की रिस्क को मैं अवॉइड नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, इन्फ्लेशन के आने की वजह से रिस्क, इन्फ्लेशन पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, तो इन्फ्लेशन की रिस्क तो अभी भी मुझे उठानी पड़ेगी। और उसी रिस्क को हम बोलते हैं कंट्री स्पेसिफिक रिस्क या सिस्टमेटिक रिस्क, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। और हर सिस्टमेटिक रिस्क को डिनोट किया जाता है किससे? बीटा से। अब मेरी बात को सुनना, मैं यहां पर थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखिएगा, टोटल रिस्क होती है सिस्टमेटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क विच इज कैप्चर्ड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। जब भी मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करता हूं तो इट इन्वॉल्व टू टाइप्स ऑफ रिस्क, सिस्टमेटिक एज वेल एज अनसिस्टमेटिक। तो इट इज डिनोटेड बाय बीटा। और जब मैं सिस्टमेटिक रिस्क की बात करता हूं तो सिस्टमेटिक रिस्क इज डिनोटेड बाय बीटा, क्योंकि इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। ये रिस्क तो आपको हर हालत में उठानी ही उठानी पड़ेगी। तो वही चीज मैंने लिखी कि जब हम एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं तो अनसिस्टमेटिक रिस्क जीरो हो जाती है, और जो रिस्क अब हमारे पोर्टफोलियो में प्रिवेल करेगी उस रिस्क को हम केवल और केवल क्या बोलेंगे? सिस्टमेटिक रिस्क बोलेंगे। और सिस्टमेटिक रिस्क को हम किसके द्वारा डिनोट करते हैं? हम डिनोट करते हैं बीटा के द्वारा। तो ये बेसिक हमारे पास थ्योरी थी किसकी? कैपिटल मार्केट थ्योरी थी। अब जरा हम इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हर इन्वेस्टर की जो रिस्क प्रेफरेंस होती है ना, ध्यान रखना, वो अलग अलग होती है। तो अब आप इसमें पॉइंट नंबर नेक्स्ट डालेंगे। ये हमारा चल रहा था पॉइंट नंबर 3, जिसमें हमने एमपीटी के ड्रॉबैक की बात की और कैपिटल मार्केट थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया। लिखे पॉइंट नंबर 4,
introduction of risk-free assets, along with risky asset portfolio, that is market portfolio. अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना है। देखिएगा, हमने ये पढ़ा कि जो कैपिटल मार्केट थ्योरी की अजम्पशन है, अगर हम उन अजम्पशंस को अप्लाई करेंगे तो हम एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना पाएंगे, और वो जो पोर्टफोलियो है वो कहलाएगा मार्केट पोर्टफोलियो। लेकिन जानते हो, हर इन्वेस्टर की जो रिस्क और रिटर्न प्रेफरेंस होती है वो अलग होती है। जरूरी नहीं है कि हर इन्वेस्टर अपना पैसा केवल और केवल मार्केट पोर्टफोलियो या रिस्की एसेट में लगाए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति, समझना मेरी बात को, अगर वो व्यक्ति एक फुल्ली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना दे और मार्केट के पोर्टफोलियो में पैसा इन्वेस्ट करे तो देन ओके, बट ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में जो पर्सन होते हैं, हर पर्सन की जो रिस्क उठाने की कैपेबिलिटी है और रिस्क के उठाने की कैपेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए रिटर्न कमाने की जो उसकी प्रेफरेंस है वो अलग अलग होती है। और इसी वजह से जनरली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि वो रिस्की एसेट के साथ साथ अपना कुछ पैसा रिस्क फ्री में भी डालते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम एक रिस्की पोर्टफोलियो के साथ रिस्क फ्री एसेट को इंट्रोड्यूस करें तो किस तरह से हम अपने पोर्टफोलियो में रिस्क और रिटर्न का बैलेंस कर सकते हैं। तो इसमें लिखें, whenever assumptions of capital market theory hold good, then investor wishes to hold the most diversified portfolio that is market portfolio. However, in order to achieve however
in order to achieve desired risk return preference. Desired risk return preference investor combine market portfolio with investor combine market portfolio with risk free assets so investor can achieve its desired preference. देखिए नॉर्मल रूल तो क्या होता है कि अगर मैं ये मानूं कि कैपिटल मार्केट थ्योरी गुड है, होल्ड कर रही है मार्केट में, तो हर इन्वेस्टर की ये चाहत होती है कि वो एक फुल्ली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना दे, और उसी फुल्ली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का नाम पड़ा मार्केट पोर्टफोलियो। यानी मार्केट में जो भी रिस्की एसेट चल रही हैं उन रिस्की एसेट का एक पोर्टफोलियो बनाए। बट एक समस्या है, देखो मार्केट पोर्टफोलियो बोलता है कि मार्केट की रिस्की एसेट को लेकर पोर्टफोलियो बनाओ, लेकिन जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, हर इन्वेस्टर केवल और केवल अपने पोर्टफोलियो में रिस्की एसेट रखे ऐसा जरूरी नहीं है। वो जनरली एक कॉम्बिनेशन पर काम करता है। कॉम्बिनेशन इन द सेंस कि वो ये चाहेगा कि मेरी जो मनी है ना, मैं उस पूरी की पूरी मनी को रिस्की एसेट में ना लगाऊं, बल्कि मैं उनका कुछ कॉम्बिनेशन बनाऊं। कुछ पैसा मार्केट में डालूं, मार्केट का मतलब हो गया रिस्की एसेट में, और कुछ पैसा डालूं रिस्क फ्री एसेट में, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं एक ऐसा पोर्टफोलियो तैयार करूं ताकि मुझे मेरी जो रिस्क रिटर्न प्रेफरेंस है ना, वो रिस्क रिटर्न प्रेफरेंस अचीव हो जाए। तो बात ये आती है कि भैया वो किस तरह से वर्क करेगा। तो देखिए डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टर्स प्रेफरेंस। मैं आपके साथ फिर भी कुछ कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर अभी डिस्कस करूंगा कि जो इन्वेस्टर किस सोच के आधार पर अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। आइएगा, अकॉर्डिंग टू रिस्क रिटर्न प्रेफरेंस,
अकॉर्डिंग टू रिस्क रिटर्न प्रेफरेंस, investor will have following alternatives. अब रिस्क रिटर्न प्रेफरेंस के आधार पर इन्वेस्टर्स के जो ऑल्टरनेटिव होंगे, जरा हम उन पर चर्चा करते हैं। मैं एक एक ऑल्टरनेटिव समझाऊंगा और उसके होने का रीजन आपको बताऊंगा। पहले सुनेंगे आप। पहला इन्वेस्टर या जो पहला ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टर के पास अवेलेबल है, वो जनरली वो इन्वेस्टर फॉलो करते हैं जो अब रिस्क उठाने में एबल नहीं है। उनको लगता है कि भैया भले ही मैं कम कमा लूंगा, लेकिन मैं अपनी पैसे को, अपनी मनी को रिस्क में नहीं डालूंगा। देखिएगा क्या होता है। मान लीजिए एक कोई पर्सन है मिस्टर एक्स, इनकी एज हो चुकी है 65 साल, रिटायरमेंट हो चुका है। अब इनको रिटायरमेंट पर एक साथ बहुत सारा पैसा मिला, इनके पीएफ का पैसा, इनकी ग्रेच्युटी का पैसा, इनके लीव एनकैशमेंट का पैसा, ऐसा कुल मिला जुलाकर इनको करीबन 40 से 50 लाख रुपए मिल गए। ध्यान से समझना बात को। एज ग्रुप में आ रहे हैं ये 65, सीनियर सिटीजन की एज ग्रुप है, रिटायर हो चुके हैं। रिटायरमेंट पर इनको इनकी कंपनी से ग्रेच्युटी का पैसा, लीव एनकैशमेंट का पैसा, पीएफ का पैसा, कुल मिलाकर इनको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल गया, 40-50 लाख रुपए का। जानते हो ये जो इन्वेस्टर होगा, ये इन्वेस्टर अब क्या सोचेगा बताओ? क्या आपको लगता है कि ये व्यक्ति ऐसी कैपेसिटी रखता है या ऐसी सोच रखेगा कि मैं अपना पैसा शेयर मार्केट में डालूं या मैं अपना पैसा रिस्की एसेट में डालूं? बिल्कुल नहीं। ये जो 65 इयर्स का व्यक्ति है, जानते हो ये अपनी जिम्मेदारियों से अप्रोक्स मुक्त हो चुका होगा। जिम्मेदारियां मतलब इसके जो बेटा बेटी होंगे, उनकी शादियां हो चुकी होंगी, उनके काम धंधे अपने आप में सेटल हो गए होंगे। अब ये व्यक्ति सोच के देखो, इसकी जरूरतें बहुत कम होंगी, लेकिन ये रिस्क नहीं उठाना चाहेगा। अगर ये अपना पैसा कल को शेयर मार्केट में डाल दे और शेयर मार्केट इधर उधर हो जाए तो ये भी इधर उधर हो लेगा। तो जानते हो ये व्यक्ति नहीं चाहता, ये व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं कोई रिस्क उठाऊं, नहीं चाहेगा। ये बोल रहा है यार अगर मैं इस 50 लाख रुपए को कुछ ना करूं, एक नॉर्मल एफडी बनवा देता हूं या गवर्नमेंट की किसी सिक्योरिटी में डाल देता हूं, मुझे हर महीने 25-30 हजार रुपए आते रहेंगे, तो मेरा तो काम चल जाएगा। मेरे तो खर्चे ही इतने हैं कि मैं हर महीने 25 से 30 हजार में गुजारा कर लूंगा। एफडी बनवा देगा या किसी ऐसी जगह पर पैसा डालेगा जहां जीरो रिस्क हो, यानी ये वो इन्वेस्टर बनेगा जो अपना 100% पैसा रिस्क फ्री एसेट में डालेगा। इसको रिस्क नहीं उठानी है, क्यों? क्योंकि इसकी प्रेफरेंस ही नहीं है। आप समझ रहे हो, इसको हाई रिटर्न नहीं चाहिए। ये सिर्फ ये चाहता है कि भैया मेरा जो बचा हुआ जीवन है वो मैं शांति से गुजार लूं, कोई मैं हाई रिस्क टेकिंग पर काम नहीं करूंगा। तो जानते हो वो किसी भी प्रकार की रिस्की एसेट में अपना पैसा नहीं डालना चाहेगा। वो अपना पूरा का पूरा पैसा 100% मनी एक ऐसी एसेट में डालेगा जहां रिस्क कुछ ना हो, भले ही उसे रिटर्न कम मिल जाए, लेकिन कम से कम वो शांति से अपना जीवन निकाल सके। उसी को हम बोलते हैं रिस्क फ्री एसेट इन्वेस्टमेंट, जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट। तो पहला ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टर के पास क्या बना? इन्वेस्टर विल हैव द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव।
ऑल्टरनेटिव वन, इन्वेस्ट 100% अमाउंट, इन्वेस्ट 100% अमाउंट in risk-free securities. Invest 100% amount in risk-free securities. यानी उसने अपनी पूरी की पूरी मनी को कहां लगा दिया? रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में लगा दिया। इन्वेस्टमेंट एट आरएफ, और चूंकि हम ऑलरेडी एक अजम्पशन पढ़ चुके हैं कि अनलिमिटेड बोरोइंग और लेंडिंग अवेलेबल है मार्केट में आरएफ पर, यानी वो कितना भी पैसा आरएफ में डाल सकता है, तो उसके पास जो भी अमाउंट था उसने पूरा का पूरा क्या कर दिया? आरएफ पर इन्वेस्ट कर दिया। अब यानी इसके पोर्टफोलियो में केवल और केवल एक ऐसी सिक्योरिटीज हैं जिनके ऊपर कोई रिस्क नहीं है, जो रिस्क फ्री है। तो इसका मतलब ये पर्सन एग्जैक्टली जो रिटर्न कमाएगा वो आरएफ के बराबर कमाएगा। ये जो पर्सन है वो जो रिटर्न कमाएगा वो किसके बराबर कमाएगा? आरएफ के बराबर कमाएगा। और उसके इस तरह के बनाए हुए पोर्टफोलियो की रिस्क जीरो हो जाएगी, क्योंकि उसने अपना सारा पैसा रिस्क फ्री असेट में लगाया है। तो उसकी जो रिटर्न होगी वो कुल मिलाकर आरएफ के ही बराबर आएगी, और उसकी जो रिस्क होगी वो रिस्क जीरो होगी, क्योंकि आरएफ जो होती है वो जीरो रिस्क पर काम करती है। तो बेसिकली ये ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिन इन्वेस्टर्स को कोई रिस्क नहीं उठानी है। ये चाहते हैं कि भैया हम सुकून से अपनी जिंदगी बिताएं, हमारी एज 65-70 साल हो चुकी है, अब हम जितना भी जीना चाहते हैं वो हम अपना जीवन किसके आधार पर लेंगे? हम अपना जीवन अपनी ऐसी इस इनकम से कमा लें जहां पर हमें कोई रिस्क ना उठानी पड़े। तो इसीलिए हम अपना पूरा का पूरा पैसा कहां डाल देंगे? हम अपना पूरा का पूरा पैसा डाल देंगे रिस्क फ्री असेट में। आइए ऑल्टरनेटिव टू, ऑल्टरनेटिव टू invest in both that is risk free assets and मार्केट पोर्टफोलियो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सेकंड कैटेगरी के इन्वेस्टर कौन से होंगे? ये वो इन्वेस्टर हैं जो अपना कुछ पैसा तो रिस्क फ्री में डालेंगे और कुछ पैसा मार्केट पोर्टफोलियो। मार्केट पोर्टफोलियो का मतलब हो गया रिस्की असेट्स। आइएगा, देखो इसमें आते हैं
एक हाँ जी, ये इन्वेस्टर होते हैं मेरी एज ग्रुप वाले इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टर्स होते हैं मेरी एज ग्रुप वाले इन्वेस्टर्स। मेरी एज ग्रुप वाले इन्वेस्टर्स मतलब यानी अभी रिटायरमेंट होने में 10 से 15 साल बाकी हैं, बट साथ ही साथ कुछ फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, कुछ फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। हाँ जी, अब जरा सोचिए, जो मेरी एज ग्रुप के इन्वेस्टर हैं जिनके रिटायरमेंट में लगभग 10-15 साल बाकी हैं, एज वेल एज कुछ ना कुछ फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी ऐसे इन्वेस्टर पर होंगी। तो जानते हो ये इन्वेस्टर, चूंकि अभी एक 10 से 15 साल का टाइम गैप है आपको कमाने के लिए, यानी अभी आप 15 साल तक और कमा पाएंगे, इसलिए ये व्यक्ति थोड़ी बहुत रिस्क उठाने को तैयार हो जाएगा। पूरी तो नहीं, पूरी इसलिए नहीं क्योंकि उसके ऊपर आज के समय पर भी फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बच्चों की एजुकेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की आपकी मैरिज वगैरह की रेस्पॉन्सिबिलिटीज, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास साथ होंगी। प्लस कई बार कुछ अनफोर्सीन ऐसे भी केसेस आ जाते हैं कि आपको अचानक मनी की जरूरत पड़ जाए, तो ये व्यक्ति अपने पैसे को बांटेगा। ये बोलेगा यार मैं अपना कुछ पैसा तो ऐसी जगह लगा देता हूं जहां पर कोई रिस्क नहीं हो, यानी इक्विवेलेंट टू कैश हो, मुझे जब जरूरत पड़े मैं तुरंत कैश ले लूं। यानी आरएफ में पैसा लगा देगा, एफडी बनवा देगा उस पैसे की, कम ब्याज लेगा, बोले इनकम भले ही कम हो बट वो पैसा मेरा सेफ होना चाहिए, पीएफ में डलवाएगा ताकि पीएफ से पैसा विड्रॉ कर सके या पीएफ पर लोन ले सके। आप समझ रहे हैं, वो अपने पैसे को बांटने की तरफ जाएगा, वो अपने पूरे पैसे को आरएफ में नहीं डालेगा। द रीजन, अभी भी उसके पास कमाई करने के 15 साल हैं। तो अगर उसके पास 15 साल हैं तो वो क्या सोचेगा, वो ये सोचेगा यार मैं थोड़ी बहुत रिस्क तो उठा सकता हूं बट बहुत ज्यादा हाई रिस्क भी नहीं उठा सकता मैं, क्योंकि मेरे ऊपर आज के टाइम पर भी फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं। तो वो अपने पैसे को क्या करेगा, वो अपने पैसे को दो अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेगा। वो अपना कुछ पैसा तो डालेगा रिस्क फ्री एसेट में, और वो अपना कुछ पैसा डालेगा मार्केट की रिस्की एसेट्स में या रिस्की पोर्टफोलियो में। यानी वो अपने पोर्टफोलियो में दो चीजों को इन्वॉल्व कर लेगा, रिस्क फ्री एसेट और रिस्की एसेट। अब कितना, ये अकॉर्डिंग टू द रिस्क प्रेफरेंस होगी, 40-60 हो सकता है, 70-30 हो सकता है, 30-70, 35-65, व्हाटएवर। ये इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो अपनी फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए और अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को देखते हुए अपना कुछ पैसा तो डालेगा रिस्क फ्री एसेट में और कुछ पैसा डालेगा मार्केट के पोर्टफोलियो में या मार्केट की रिस्की एसेट में। तो यानी ये इन्वेस्टर दोनों के कॉम्बिनेशन में अपना पैसा डालेगा। ठीक है, 1 मिनट। हाँ जी, तो मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये वो व्यक्ति होगा जो अपना पैसा दो असेट्स में मिलाकर एक कॉम्बिनेशन में लगाएगा, कुछ पैसा रिस्की एसेट में और कुछ पैसा रिस्क फ्री में। तो अब जो ये रिटर्न कमाएगा वो भी इन दोनों के प्रपोर्शन में कमाएगा। भाई सोच के देखो, अगर मान लो मैं आपको ये बोलूं कि अगर आप अपनी 100% मनी को आरएफ में डालते हैं तो 12 कमाएंगे, तो अब अगर आपने 50% ही पैसा डाला तो आपकी जो कमाई होगी वो भी तो 50% पर आ जाएगी। तो यानी जरा सोचिए, अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि ऐसे पोर्टफोलियो की रिटर्न क्या होगी, तो आइए रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू आरएफ इंटू वेट ऑफ आरएफ, वेट ऑफ आरएफ डाल देता हूं, यानी रिस्क फ्री रिटर्न, और उसमें मैंने कितना पैसा लगाया प्लस
RM इंटू वेट ऑफ एन। RM का मतलब मार्केट के पोर्टफोलियो से मैं क्या कमा सकता हूं। तो लीजिए, अगर मैं RF की बात करूंगा, तो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न हो गई। तो ये मेरे पोर्टफोलियो की रिटर्न का फॉर्मूला बन गया, RF इंटू WF और RM इंटू WN। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगर इसी पोर्टफोलियो की आपको रिस्क देखनी है, रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूं, तो बताइए मैं रिस्क को कैसे बताऊंगा। बोले देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी रिस्क ऑफ RF इंटू वेट ऑफ RF, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इंटू वेट ऑफ मार्केट। बट प्रॉब्लम यह है, RF का स्टैंडर्ड डेविएशन तो 0 होता है। क्यों? क्योंकि RF में तो रिस्क हो ही नहीं सकती है। तो इसका मतलब मैं इस फॉर्मूले को केवल कैसे लिख दूं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इंटू वेट ऑफ मार्केट। वैसे तो फॉर्मूला क्या बना कि RF का स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू उसका वेट और मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू मार्केट का वेट। बट एज वी नो कि RF का स्टैंडर्ड डेविएशन तो 0 होगा, तो अगर 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये फैक्टर पूरा 0 हो गया। तो अल्टीमेटली आपका जो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो बना, वो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो ये बन गया आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इनटू वेट ऑफ मार्केट। बोलो क्लियर बिल्कुल यहां तक। तो दूसरा जो फॉर्मूला आपका बना वो ये बना, जब एक इन्वेस्टर अपनी मनी को सेग्रीगेट करेगा और अपने कुछ पैसे को रिस्क फ्री एसेट में और कुछ पैसे को कहां लगाएगा, रिस्की एसेट में लगाएगा। लिखें, whenever any investor whenever any investor create a portfolio having risky assets and risk free assets, whenever any investor create a portfolio having risky assets and risk free assets, then ध्यान से समझना,
अब जब जब हमने एक ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट किया जिसमें रिस्की असेट और रिस्क फ्री असेट दोनों आ गई, तो देखिएगा जब मैंने रिटर्न की बात की तो मैंने आपको क्या बताया, वेट ऑफ आरएफ इनटू रिटर्न ऑफ आरएफ प्लस वेट ऑफ मार्केट इनटू रिटर्न ऑफ मार्केट, ये बताया आपको। एज वी नो वेट ऑफ आरएफ प्लस वेट ऑफ मार्केट इज इक्वल टू 1 रहेगा। भाई मेरे पास जितना भी टोटल पैसा है, जब मैं उस टोटल पैसे को एलोकेट करूंगा तो एलोकेशन का टोटल जो आएगा वो अल्टीमेटली मेरा क्या आएगा, 1 आएगा। तो मैं WRF लिख सकता हूं 1 माइनस WM। अगर इन दोनों का टोटल 1 है तो RF का वेट 1 माइनस WM लिख सकता हूं। अब इसको मैं यहां पर रिप्लेस कर देता हूं WF की जगह, यानी ध्यान से देखिएगा 1 माइनस WM इंटू RF प्लस WM इंटू RM लिख सकता हूं। अब जरा ब्रैकेट ओपन करो तो RF को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये RF एज इट इज आ गया, यहां माइनस RF इंटू WM आ गया और प्लस WM और RM आ गया। इस RF को तो मैंने इधर छोड़ दिया और मैंने WM को कॉमन ले लिया, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अगर यहां से WM कॉमन लिया तो माइनस का RF बचा, यहां से WM को कॉमन लिया तो प्लस का RM बचा। तो मैंने RF, ये वाले RF को तो एज इट इज नीचे उतार दिया, इन दोनों में WM को मैंने कॉमन ले लिया और WM कॉमन लेने के बाद अब मेरे पास बचा RM माइनस RF। क्लियर बिल्कुल यहां तक? आओ अब जरा इसी तरह से अगर मैं रिस्क की बात करूं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, तो रिस्क की मैंने आपको इक्वेशन बताई, वेट ऑफ मार्केट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, दैट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं, वेट ऑफ मार्केट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। क्या मैं रिस्क को इस तरह से लिख सकता हूं? हाँ जी लिख सकते हो। तो अब मैं एक और काम कर सकता हूं, इस WM की जगह इस इक्वेशन की WM की वैल्यू पुट कर दो। ध्यान से देखना, RF प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट और RM माइनस। मैं अब इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, इसको थोड़ा और मॉडिफाइड कर देता हूं, RF प्लस, ध्यान से सुनना, RM माइनस RF डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट और इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो लिख सकता हूं। स्क्रॉल अप करूं, ये लो, कुछ नहीं है, बस मैं इक्वेशंस को इधर उधर करके आपको एक नई इक्वेशन फ्रेम करके बता रहा हूं। तो लीजिए मेरे पास एक फाइनल इक्वेशन आ गई और ये जो फाइनल इक्वेशन आई ये रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो की इक्वेशन थी। तो मेरे पास इक्वेशन बनी, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF
divided by standard deviation of market into standard deviation of portfolio. ये मेरे पास, आप ध्यान से देखो, रिस्क रिटर्न एनालिसिस की एक पूरी इक्वेशन आ गई। कि रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू, इन दो इक्वेशन को मिलाकर मैंने एक सिंगल इक्वेशन बना दी। रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। और इसी को एक नाम दिया गया विच इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल मार्केट लाइन। कैपिटल मार्केट लाइन, CML इक्वेशन बोला गया। इस इक्वेशन को एक नाम दिया गया और इस इक्वेशन ने रिलेशन बताया पोर्टफोलियो की रिटर्न और पोर्टफोलियो की रिस्क में अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड लेवल ऑफ द इन्वेस्टर। ध्यान से सुनना, ये वो इन्वेस्टर था जिस इन्वेस्टर ने अपना कुछ पैसा तो डाला था रिस्क फ्री एसेट में और कुछ पैसा डाला था रिस्की एसेट में। तो जब आप एक ऐसा पोर्टफोलियो बना रहे हो जहां पर मार्केट का पोर्टफोलियो और रिस्क फ्री एसेट को लेकर के आप एक पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो उस पोर्टफोलियो के रिलेशन को मैं इस तरह से देख सकता हूं। इसमें मेरे पास रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो भी आ गया, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो भी आ गया और उसकी पूरी कैलकुलेशन आ गई। आप देखो, मैंने अल्टीमेटली कुछ नहीं किया। एक इक्वेशन मेरे पास रिटर्न की थी, ये वाली इक्वेशन, और ये इक्वेशन थी रिस्क की। तो रिटर्न की इक्वेशन में मैंने रिस्क को भी पुट कर दिया और अल्टीमेटली एक टोटल इक्वेशन फॉर्मेट ले लिया कि जब भी कोई इन्वेस्टर इस सेकंड कैटेगरी में आएगा, यानी अपना कुछ पैसा RF में डालेगा, कुछ पैसा मार्केट की रिस्की एसेट में डालेगा, तो उसके जो पोर्टफोलियो की रिटर्न और रिस्क का रिलेशन होगा वो हम इस इक्वेशन के द्वारा या इस लाइन के द्वारा डिराइव कर सकते हैं। और इसी लाइन को क्या नाम दिया गया? कैपिटल मार्केट लाइन बोला गया। इसी को क्या बोला गया? कैपिटल मार्केट लाइन बोला गया। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में कल पढ़ेंगे और साथ में इसके क्वेश्चंस करेंगे। हमारे एग्जाम्स में बहुत बार केवल इस इक्वेशन पर क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन वहां एग्जाम में समझ ही नहीं आता कि कौन सी इक्वेशन लगानी है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे पता लगेगा कि आपको कैपिटल मार्केट लाइन की इक्वेशन से क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर मैं आपको 3 अलग अलग लाइन पढ़ाऊंगा। पहली लाइन कैपिटल मार्केट लाइन, दूसरी लाइन हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी मार्केट लाइन, और तीसरी लाइन हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन, CML, SML और CL। तो आपको बहुत ध्यान से ये समझना है कि क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको ये पता लग जाए कि हाँ, ये क्वेश्चन इसी लाइन से सॉल्व होगा। वो मैं आपको एक समरी चार्ट भी बनवाऊंगा जो एग्जाम टाइम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपने जैसे ही ऐसा डेटा क्वेश्चन में देखा तो इमीडिएटली स्ट्राइक करना चाहिए कि अब वो क्वेश्चन CML की इक्वेशन से होगा, अब वो क्वेश्चन SML से होगा, या वो क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन से होगा।